नमस्कार। आज हमारे पास भूगोल के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर नोट्स का एक बंडल है। हमारा मकसद है पृथ्वी के काम करने के तरीके को समझना और उसमें हमारी जगह को, लेकिन रट्टा मारकर नहीं, बल्कि उन कनेक्शंस को खोजकर जो जो अक्सर किताबों में नजर नहीं आते। तो चलिए इस टॉपिक में जरा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पृथ्वी की कहानी से। अरबों साल पुरानी कहानी। हमारे पैरों के ठीक नीचे आखिर चल क्या रहा है? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है, ये हमारे अपने घर को समझने की कोशिश है। कभी कभी हमें लगता है कि जमीन ठोस और स्थिर है, लेकिन असल में ये एक बेहद धीमी गति से चल रही उबलती हुई चीज है। अच्छा। और ज्वालामुखी या भूकंप जैसी घटनाएं वो हमें इसकी एक झलक दिखाती हैं। ये एक तरह से पृथ्वी का हमसे बात करने का तरीका है। उसके बाद जमीन, पानी और हवा की दुनिया को समझेंगे और अंत में इस बड़ी पहेली में इंसान कहाँ फिट होता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की परतें। जो मटेरियल हमें मिला है वो बताता है कि पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। सबसे ऊपर है भूपरपटी यानी क्रस्ट। हाँ, जिस पर हम रहते हैं। हमारे महाद्वीप, महासागर सब इसी पर टिके हुए हैं। और ये बहुत पतली है ना? अरे बहुत ज्यादा। ये क्रस्ट पृथ्वी के कुल आकार के मुकाबले सेब के छिलके से भी ज्यादा पतली है। हम एक बहुत ही नाजुक सतह पर रहते हैं। इसके नीचे आती है मेंटल, जो अर्ध पिघली हुई चट्टानों की एक मोटी परत है। और सबसे अंदर है कोर, जो लोहा और निकल जैसी भारी धातुओं से बना है और कहते हैं सूरज की सतह जितना गर्म है। पर एक मिनट, हम ये सब जानते कैसे हैं? मतलब कोई ड्रिल करके तो कोर तक पहुंचा नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। हम सीधे तौर पर नहीं जान सकते। बिल्कुल सही। इसका जवाब हमें अप्रत्यक्ष तरीकों से मिलता है। इसे यूं समझिए, पृथ्वी का अपना अल्ट्रासाउंड। अच्छा। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो वो मेंटल से पिघला हुआ मैग्मा बाहर लाता है। हाँ? और उसका अध्ययन करके हम अंदरूनी संरचना का अंदाजा लगा सकते हैं। ओके। और इससे भी ज्यादा जानकारी हमें मिलती है भूकंपीय तरंगों से, सीस्मिक वेव्स। ओके। जब भूकंप आता है तो ये तरंगे पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। उनकी गति और दिशा कैसे बदलती है, इससे वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि अंदर की परतें ठोस हैं, तरल हैं या कुछ और। मतलब पृथ्वी की आपदाएं ही हमें उसके राज बताती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। कोर का जो बाहरी हिस्सा है वो पिघला हुआ लोहा है और वो लगातार घूम रहा है। हाँ। इस घूमती हुई तरल धातु की वजह से ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। सही। ये एक अदृश्य कवच है जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक सोलर विंड से बचाता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड न हो तो सूरज की रेडिएशन हमारे वायुमंडल को उड़ा ले जाएगी और पृथ्वी मंगल की तरह एक बंजर ग्रह बन जाएगी। मतलब हमारी जिंदगी सीधे तौर पर पृथ्वी के केंद्र में उस घूमते हुए लोहे पर निर्भर करती है। बिल्कुल। ये तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हम अपनी सतह पर बैठकर उस अदृश्य कवच के भरोसे जी रहे हैं। कमाल है। तो इन अंदरूनी ताकतों ने हमारी सतह को आकार दिया है, लेकिन इस विशाल सतह पर हम अपना पता कैसे ढूंढते हैं? यहाँ पर अक्षांश और देशांतर की बात आती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन इनके असर बहुत असली हैं। अक्षांश रेखाएं जो लेटी हुई होती हैं, हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल, वो हमें बताती हैं कि हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण में कितने दूर हैं। और भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पृथ्वी का सबसे गर्म इलाका है और यहीं से दुनिया के बड़े जलवायु पैटर्न तय होते हैं। और देशांतर रेखाएं जो खड़ी होती हैं वो पूर्व पश्चिम की दूरी बताती हैं। इनमें सबसे जरूरी है ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर। और ये सिर्फ लोकेशन नहीं बताती, ये समय भी तय करती है। हाँ, ये दुनिया का समय तय करती है, जिसे हम GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। वो यहीं से शुरू होता है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि मेरे फोन का समय लंदन में एक बिल्डिंग से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा से तय होता है? ये सिस्टम बना कैसे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये जरूरत की वजह से बना। 19वीं सदी में जब ट्रेन और जहाज से दुनिया जुड़ रही थी तो हर शहर का अपना समय होता था। बहुत कंफ्यूजन होता होगा। बहुत ज्यादा। तो 1884 में दुनिया भर के देशों ने मिलकर तय किया कि एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होना चाहिए और उन्होंने ग्रीनविच को शुरुआती बिंदु के तौर पर चुना। क्यों ग्रीनविच ही क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक बड़ी समुद्री ताकत था और उसके नक्शे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते थे। तो हाँ, हमारे स्मार्टफोन का समय
उसी 19वीं सदी के समझौते पर आधारित है। चलिए, ये तो हुई पथवे और समय की बात। अब पृथ्वी की गतियों पर आते हैं, जो हमारे जीवन की लय तय करती हैं। पहली गति है घूर्णन, रोटेशन। अपनी ही अक्ष पर घूमना। हाँ, पृथ्वी का अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमना, जिससे 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी चक्र है जो हमारे सोने जागने से लेकर पृथ्वी के तापमान तक हर चीज को कंट्रोल करता है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दिन, और दूसरी तरफ रात। बिल्कुल। और दूसरी गति है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसमें 365 दिन लगते हैं। हाँ, और इससे मौसम बदलते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। नोट्स में लिखा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, करीब 23.5 डिग्री। और यही झुकाव ही सब कुछ है। रुकिए, अगर पृथ्वी झुकी ना होती, सीधी होती, तो क्या होता? क्या हमारे पास मौसम ही नहीं होते? पूरी दुनिया में एक जैसा मौसम रहता? बिल्कुल सही सवाल है। अगर पृथ्वी सीधी होती तो भूमध्य रेखा पर हमेशा चिलचिलाती गर्मी होती और ध्रुवों पर हमेशा कड़ाके की ठंड। और कोई बदलाव नहीं? कोई मौसम नहीं बदलता, साल भर एक जैसा मौसम। ये झुकाव ही है जिसकी वजह से साल के अलग अलग समय में पृथ्वी के अलग अलग हिस्से सूरज के ज्यादा करीब या दूर होते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां गर्मियां होती हैं, और जब वो दूर होता है तो सर्दियां। तो ये एक तरह का एक कॉस्मिक डांस है। हाँ, एक ब्रह्मांडीय नृत्य ही है जो हमारी फसलों, नदियों के बहाव और त्योहारों तक सब कुछ तय करता है। बिना इस झुकाव के जीवन जैसा हम जानते हैं शायद मुमकिन ही नहीं होता। वाह, मतलब एक छोटे से झुकाव ने पूरी दुनिया की कहानी लिख दी। चलिए, अब पृथ्वी की संरचना और गतियों से आगे बढ़कर जीवन के 3 जरूरी क्षेत्रों पर आते हैं: जमीन, पानी और हवा। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। हाँ, स्थलमंडल से शुरू करते हैं, जो पृथ्वी का ठोस हिस्सा है। इसमें 3 मुख्य आकृतियां बताई गई हैं: पर्वत, पठार और मैदान। हाँ, और इन्हें सिर्फ लिस्ट की तरह देखना गलत होगा। ये सोचना दिलचस्प है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, वही टेक्टोनिक प्लेटें जो टकराकर हिमालय जैसे विशाल पर्वतों को ऊपर धकेलती हैं, वही तिब्बत जैसे ऊंचे पठार भी बनाती हैं, और फिर लाखों सालों में इन्हीं पर्वतों और पठारों से नदियां जो मिट्टी और गाद बहाकर लाती हैं, उसी से मैदान बनते हैं। बिल्कुल। उसी से गंगा के विशाल मैदान बनते हैं जहां दुनिया की सबसे घनी आबादी बसती है। तो ये अलग अलग आकृतियां नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के 3 अध्याय हैं: निर्माण, स्थिरता और जमाव। क्या बात है! ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। अब बात करते हैं जलमंडल की। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी है, और ये सारा पानी एक साइकिल में घूमता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनता है, ऊपर जाकर बादल बनता है, और फिर बारिश के रूप में वापस आ जाता है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये पृथ्वी का ग्लोबल एयर कंडीशनिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एयर कंडीशनिंग वो कैसे? जल चक्र सिर्फ पानी को ही नहीं घुमाता, ये गर्मी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। भूमध्य रेखा पर सूरज की गर्मी से जो भाप उठती है, हाँ, वो बादलों के रूप में ध्रुवों की तरफ जाती है और वहां बारिश करके अपनी गर्मी छोड़ देती है। इस तरह ये पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है। इसके बिना भूमध्य रेखा और गर्म और ध्रुव और ठंडे हो जाते। कमाल है। और तीसरा है वायुमंडल, गैसों का हमारा सुरक्षा कवच, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और यहीं पर मौसम और जलवायु की बात आती है। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, बताइए। मौसम आपका मूड है, जो आज अच्छा हो सकता है कल खराब। जैसे आज बाहर धूप है या बारिश हो रही है, ये आज का मौसम है। ठीक है। लेकिन जलवायु आपकी पर्सनैलिटी है, जो लंबे समय तक लगभग एक जैसी रहती है। जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। ये जलवायु ही तय करती है कि किसी जगह पर कौन से पेड़ पौधे उगेंगे, कौन से जानवर रहेंगे और लोगों का रहन सहन कैसा होगा। मूड और पर्सनैलिटी, ये हमेशा याद रहेगा। तो अब हमने जमीन, पानी और हवा तीनों को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर जीवन को कैसे संभव बनाते हैं। नोट्स में प्राकृतिक वनस्पति का जिक्र है, यानी वो पेड़ पौधे जो बिना इंसानी मदद के उगते हैं।
और ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, एक इकोसिस्टम। सही। ये वन्य जीवों का घर है। ये हवा को साफ करते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं और पृथ्वी के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बजट को संतुलित करते हैं। इसीलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। बिल्कुल सही। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक सक्रिय ज्वालामुखी से लावा बहते देखा था। आप किताबों में पढ़ती हैं कि ये मेंटल से पिघली हुई चट्टान है, लेकिन जब आप उस गर्मी को महसूस करती हैं और अपनी आंखों के सामने नई जमीन बनते देखती हैं, तो आपको सच में एहसास होता है कि आप ग्रह को काम करते हुए देख रही हैं। जंगलों को देखकर भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। आप ग्रह को सांस लेते हुए देखते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है। तो इन सब का मतलब क्या है? अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इंसान और पर्यावरण का रिश्ता। जाहिर है हम अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। खाना, पानी, हवा, सब कुछ वहीं से आता है। यहीं पर सबसे बड़ा और जरूरी सवाल उठता है, क्या जब हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं तो क्या हम संतुलन बनाए रख पा रहे हैं? जो हमें मटेरियल भेजा गया है वो इस बात पर जोर देता है कि जब हम प्रकृति का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है और फिर समस्याएं शुरू होती हैं। हाँ, इससे प्रदूषण, वनों की कटाई और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक बैंक अकाउंट से पैसे निकालते जा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ जमा नहीं कर रहे। एक दिन वो खाली हो ही जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें विकास रोक देना चाहिए? नहीं, समाधान विकास को रोकने में नहीं बल्कि उसे स्मार्ट बनाने में है। स्मार्ट? हाँ, यहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का विचार आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपना विकास इस तरह करें कि हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हों, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता ना करें। बिल्कुल, यानी हम संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करें ताकि वे भविष्य के लिए भी बचे रहें। ये विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कला है। बिल्कुल। तो आज हमने पृथ्वी के केंद्र से लेकर वायुमंडल तक का एक तेज सफर तय किया। हाँ। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि पृथ्वी अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं बल्कि एक बेहद जटिल और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। हाँ। कोर में घूमता लोहा हमारे वायुमंडल को बचाता है, पृथ्वी का झुकाव हमारे मौसम तय करता है और जल चक्र पूरी दुनिया के तापमान को नियंत्रित करता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। बिल्कुल सही। और अंतिम विचार के तौर पर हमारे स्रोत सतत विकास को एक जरूरत बताते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। भूगोल की परिभाषा ही मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि भूगोल को ठीक से समझना ही उस संतुलन को पाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है? एक बड़ा सवाल है। हाँ, और एक सवाल जो सुनने वालों के लिए है। जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो हम अपने लोकल पर्यावरण के साथ अपने रोजमर्रा के व्यवहार में ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव ला सकते हैं जो इन बड़े भौगोलिक सिद्धांतों की हमारी समझ को